बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अच्छा, याद रखिए हम यहाँ ना काइनेटिक को डिस्कस करेंगे। काइनेटिक का मतलब क्या है? F इक्वल टू एम ए का रोल होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जो है वो होता है जिसमें हमारे पास मेजरमेंट के लिए जो होती हैं मेजरमेंट दो लीनियर होती हैं, आर और जी, एक एंगुलर होती है थीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये थीटा है, दिस इज आर और दिस इज जी। आर और जी जो है ये लीनियर हैं, आर और जी लीनियर हैं, और थीटा जो है वो एंगुलर मेजरमेंट है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एक हमारा पार्टिकल अगर मूव कर रहा है अलोंग दिस पाथ एट दिस टाइम, वो यहाँ मौजूद है, तो इस जगह जो इस पे अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं उनको हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग आर एक्सिस और उसका यूनिट वेक्टर। इस तरह समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग थीटा एक्सिस एंड उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर, और इसी तरह समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग जी एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर यू जी। जैसे कि मैंने बताया हम काइनेटिक को डिस्कस करना है, तो काइनेटिक में एफ इक्वल टू एम ए होता है। सिमिलरली इन तीन एक्सिस के अलोंग ये तीन इक्वेशन आ जाएंगे हमारे पास। पहली इक्वेशन समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग आर एक्सिस इक्वल टू एम ए आर, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग थीटा एक्सिस इज इक्वल टू एम ए थीटा, एंड समीशन एफ जी इज इक्वल टू एम ए जी। The tangential and normal forces. The most straightforward type of problem involving cylindrical coordinate require the determination of resultant forces force component. ये आपने force component निकालने होते हैं नॉर्मल प्रॉब्लम में, which cause a particle to move with a known acceleration. Acceleration आपको पता हो. However, if however the particle accelerated motion is not completely specified at the given instant, then some information regarding the डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस अलोंग द पार्टिकल मस्ट बी नोन। अगर आपको पार्टिकल का एक्सेलेरेशन नहीं बताया गया, उसकी उस तरह की मोशन नहीं बताई गई, तो फिर आप क्या है इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन मोशन यानी फोर्सेस फिर पता होंगी। एक्सेलेरेशन नहीं पता तो फोर्सेस पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल द फोर्स पी कॉज द पार्टिकल इन दिस फिगर दिस डायग्राम ये एक पाथ जो कि आर फंक्शन ऑफ एफ है उस पे मूव कर रहा है पार्टिकल। इसकी मोशन है फ्रॉम हेयर टू हेयर, इस तरह मूव कर रहा है ये। जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसको इस मोशन का जो काज बन रही है वो फोर्स है अप्लाइड फोर्स पी, काज द पार्टिकल इन दिस। तो पी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर हम हमारे बॉडी ने एक सर्कल में मूव करना हो, पी अगर ऐसे लग रही है, तो लाजिम बात है इस पर कोई ना कोई नॉर्मल रिएक्शन आना चाहिए जो कि बाउंड करे इस बॉडी को कि मूव इसी पाथ के अलांग करे जो कि कर्व पाथ है। उसको कह देते हैं एन या एन सी नॉर्मल फोर्स। और एफ जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स है, एफ फ्रिक्शनल फोर्स है। अच्छा, ये डिस्क्राइब करने के बाद एक और चीज़ वो है अबाउट एंगल साई। साई जो एंगल है ये इस डायग्राम में अगर आप देखते हैं जहाँ मेरा कर्सर मौजूद है, इसमें जहाँ ये मौजूद है कर्सर, ये बेसिकली एंगल है बिटवीन टेंजेंट लाइन
जो पाथ है वो कर्व है, कर्व पाथ पे टेंजेंट आप ले सकते हैं, आपको पता है कैसे लिया जाता है। और दूसरी एक्सिस आर एक्सिस है, आर एक्सिस और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल बनेगा वो साई है। ठीक हो गया। इसे नेक्स्ट अगर डायग्राम में जाते हैं हम, तो जब पार्टिकल एट सम इंस्टेंट यहाँ था, फिर आफ्टर सम इंटरवल वो दूसरे पॉइंट पे पहुंच गया, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वो मूव कर चुका है, उसने ट्रेवल किया अलॉन्ग दिस पाथ। तो जो इसने डिस्टेंस कवर किया है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं टू कंपोनेंट में, एक अलॉन्ग आर एक्सिस जो कि डी आर है, डी आर, और दूसरा जो है वो अलॉन्ग थीटा एक्सिस, और वो क्या है, आर डी थीटा। अब मैं एक डायग्राम बनाऊं इस तरह, और उसमें मैं ये कहूं कि ये वाला एंगल जो है साई है, ये वाली जो डिस्टेंस कवर किया है वो डी आर है, ये वाला आर डी थीटा है। तो मैं आपसे ये पूछूं कि tan ऑफ साई किसके इक्वल होगा, तो आप इजीली कह देंगे आर डी थीटा ओवर डी आर विल बी tan साई। जब आप ये कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं, इसको फर्दर आप इस तरह लिख सकते हैं कि आर वैसे ही रहने दें, डी आर ओवर डी थीटा, यानी डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर आप लेते हैं तो आपके पास सही आ सकता है। सो इफ phi is calculated in a positive as a positive quantity, it is measured from the extended radial line to the tangent in a counterclockwise sense in or in the positive direction of theta। तो जो डायरेक्शन थीटा की पॉजिटिव है वही डायरेक्शन हम साई की पॉजिटिव लेते हैं। अच्छा, इसके बाद अब ज़रा हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है, द स्मूथ 0.5 kg डबल कॉलर, ये डबल कॉलर मौजूद है इस फिगर में, ये सी पॉइंट पे डबल कॉलर कैन फ्रीली स्लाइड ऑन आर्म ए बी, स्लाइड कर सकता है ए बी पे, और इसकी डायरेक्शन कैसे है, इस ये है, इस तरह रोटेशन है इसकी थीटा की, थीटा डॉट की। इफ द आर्म रोटेट विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ थीटा डॉट इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकंड, ये गिवन है, ये देखें, इसने गिवन है, डायग्राम में भी गिवन है। डिटरमिन द फोर्स द आर्म एक्सर्ट ऑन द कॉलर एट द इंस्टेंट थीटा, हमने फोर्स निकालनी है जो कि इस पे लगती है, कॉलर इस पे एक्सर्ट करता है किस वक्त, जिस वक्त एंगल की वैल्यू ये हो, तो हम एंगल 45 डिग्री या पाई/4 पुट करें, तो फिर उस वक्त एफ की वैल्यू क्या है, फोर्स जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी। फर्दर उसने ये बताया मोशन इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि जैसे ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है, डायग्राम ये एक सर्कुलर गाइड बनाया हुआ है, ये बेसिकली टेबल के ऊपर रखा हुआ है। इससे होगा ये कि जो मोशन है वो आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो आपका वेट जो है वो तो नीचे टेबल के नीचे एक्ट कर रहा होगा, और हमने मोशन सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेनी है। तो दूसरे अल्फाज में शॉर्ट बात ये है कि मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ये है कि वेट का इफेक्ट हमने यहाँ नहीं लेना। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री बाडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बाडी डायग्राम हम जब बनाते हैं तो इसी कॉलर की अगर मैं डायग्राम बनाऊं, इसने भी बनाई हुई है लेकिन मैं दोबारा बना देता हूं आपकी आसानी के लिए। अब इस कॉलर पे जो ये वाली रॉड है, रॉड रॉड इस तरह एक्ट करना चाहेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि वो रोटेट इसमें कर रहा है, तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि ये है हमारे पास, ये वाली लाइन जो है ये टेंजेंट होगी, इस वक्त जो पाथ है ये सर्कल, इस पे टेंजेंट ये वाली लाइन हो जाएगी।
इस कॉलर को इसी पाथ में मूव करने के लिए एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगी जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होगी, और वो एन सी या एन होगी। ठीक है, ये पहले वाली फोर्स एफ थी, ये एन हो गई। इसको मैं यहाँ ड्रा भी कर देता हूँ कि पहले हमारे पास अगर ये उसकी लाइन है, ये कॉलर की लाइन है, तो इस पे परपेंडिकुलर एक एफ फोर्स एक्ट करेगी। दूसरा मैंने ये कहा कि ये वाली हॉरिजॉन्टल जो है ये हमारे पास एक्सिस है टेंजेंट की, इस पे नॉर्मल जो है वो इस तरह होगा, 90 पे होगा, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट और नॉर्मल आपस में 90 की डिग्री पे होते हैं, ऑलवेज 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, इसको मैं ज़रा शो भी कर देता हूँ आपके लिए कि ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। अच्छा, हमारे पास आर एक्सिस कौन सी होगी? ये वाली एक्सिस आर एक्सिस होगी। थीटा एक्सिस कौन सी होगी? ये वाली एक्सिस जो है ये हमारे पास थीटा एक्सिस होगी। जब हमने एक्सिस ड्रा कर ली और एफ और एन इस पे शो कर दिया, अब अगली चीज़ ये है कि हम ये कहें कि आर एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो एक्सेलरेशन ए आर होगा, और थीटा एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन ए थीटा होगा। तो यहाँ ए आर आप शो कर सकते हैं, और यहाँ ए थीटा भी शो कर सकते हैं। हम करेंगे क्या, हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे जैसे कि इसने लिखा है, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग आर एक्सिस शुड बी जीरो। शुड बी ज़ीरो नहीं, ज़ीरो होता है आपका स्टैटिक में, ये डायनेमिक्स है, इसमें एम ए आर आएगा, काइनेटिक हम अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें एम की जगह एम की वैल्यू वो हमें गिवन थी जी, बिल्कुल गिवन है, एम 0.5 गिवन है, एम की वैल्यू पुट कर दी, ए आर इस वक्त हमें नहीं पता। अच्छा जी, अब हम देखते हैं आर एक्सिस और एफ आपस में 90 पे हैं, तो इनकी एफ का तो कोई कंपोनेंट इसके अलॉन्ग नहीं आने लगा आर के अलॉन्ग। हाँ, एन का कंपोनेंट आ सकता है, और वो कॉज कंपोनेंट होगा, और वो क्योंकि आर की अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एन सी कॉज 45 0.5 इंटू ए आर। दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी थीटा के अलॉन्ग, वो जगह समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज अलॉन्ग एफ एक्सिस जो कि थीटा एक्सिस सिग्मा एफ थीटा इज इक्वल टू एम ए थीटा। तो सिग्मा एफ थीटा जो है वो बेसिकली क्या है, एफ माइनस एन का वो कंपोनेंट जो लॉन्ग दिस है, और ये अगेन फिर नेगेटिव है, और ये अब हम थीटा एक्सिस पे ले रहे हैं, तो ये वाला एंगल जो है, मतलब अगर पिछली डायग्राम के स्ट्रेक्स से देखें तो ये आपके पास साइन बन जाएगा, यानी ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट एन सी कॉज ऑफ सॉरी साइन ऑफ 45 डिग्री होगा, इज इक्वल टू, ये आपने पुट कर लिया, अब पास दो इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब और क्या है, और कोई चीज़ गिवन है जी, बिल्कुल, अगर थीटा डॉट गिवन है, अगर थीटा डॉट मुझे पता है तो मैं लिख लेता हूँ थीटा डॉट इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, इसमें इसने ये नहीं कहा कि थीटा डॉट कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, तो जब ये जिक्र नहीं किया तो हम ये नहीं कह सकते। दोबारा इसको पढ़ते हैं, हाँ सॉरी, ये कांस्टेंट का जिक्र है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, अगर कांस्टेंट है तो थीटा डबल डॉट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। थीटा डॉट कितना है, 3 रेडियन पर सेकंड, तो ये वैल्यूज़ गिवन है, तो थीटा डॉट, अच्छा थीटा डॉट ये वैल्यूज आ गई। अब आर पे आते हैं, आर के किसके इक्वल है, आर क्वेश्चन में गिवन है, और वो क्या गिवन है, आर इज इक्वल टू 0.8, ये देखें यहाँ ये डायग्राम सर्कल के अंदर ये लिखो, आर इज इक्वल टू 0.8 कॉस थीटा इन मीटर्स, तो आर की वैल्यू होगी 0.8 कॉस थीटा, इसका आर डॉट ले लें तो वो क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू जो इसका एंगल है उसका फर्दर डेरिवेटिव जो आ जाएगा थीटा डॉट,
इसी तरह आर डबल डॉट लेंगे तो फिर आप इसका दोबारा ले लेंगे तो ये आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन थीटा और थीटा डॉट भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, -0.8 इंटू साइन थीटा इंटू थीटा डबल डॉट। ठीक है, हमने यानी इसका डेरिवेटिव ले लिया है। अगले स्टेप में हम और प्लस अगले में थीटा डॉट वैसे ही रहने देंगे, कॉज ऑफ साइन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव लेंगे जो कि प्लस कॉज थीटा होता है, इंटू थीटा डॉट वैसे ही था और एक थीटा डॉट आएगा उसके एंगल का फर्दर लेने से, तो वो फर्दर डेरिवेटिव लेने से तो ये आ जाएगा थीटा डॉट का स्केयर। ठीक है ना, तो आर डबल डॉट की ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें हम अपनी वैल्यूज़ पुट कर लें। वैल्यूज़ क्या क्या हैं, थीटा 45 है, थीटा डॉट 3 है, थीटा डबल डॉट 0 है। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली आ जाएंगी, 3 वैल्यू। यहाँ से हम ए आर निकाल सकते हैं। ए आर किसको इक्वल होता है, हमें पता है ए आर इक्वल होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्केयर, और ए थीटा इक्वल होता है आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। जैसे ही आपके पास ये आंसर आया, आप इस आंसर को उठा के पुट कर देते हैं यहाँ, यानी ये वाला आंसर आप पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। जैसे इस इक्वेशन पुट करते हैं आपके पास सिर्फ एक अननोन रह जाता है एनसी, आप एनसी निकाल लेंगे। उस एनसी को आप नीचे वाली इक्वेशन पुट कर दें और ए थीटा जो है वो यहाँ से पुट कर दें, ये वाला, यानी ये वाला जो है आप यहाँ पुट कर दें। तो यहाँ अब एफ सिर्फ अननोन रह गया, तो एफ निकाल लें, एफ की वैल्यू फिर 0 निकल आती है। तो इस तरह आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि इसमें हमने कोई ज़्यादा चीज़ नहीं की, सिर्फ जो न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन बनती है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेसिकली हमने उसका यूज़ किया है। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल पे आते हैं जो कि एग्जांपल 13.11 है। अ स्मूथ द स्मूथ 2 kg सिलेंडर C has a pin P through its center which passes through the slot in arm OA। ये आर्म OA मौजूद है, ये वाला, ये आपको नज़र आ रहा है, ये आर्म मौजूद है, इसमें एक स्लॉट है और उसके अंदर ये एक सिलेंडर मौजूद है, ये छोटा सा सिलेंडर C, और सिलेंडर C के साथ एक पिन है, पिन जो है वो इसके अंदर मौजूद है स्लॉट में, जिसकी वजह से ये जो है ना स्लॉट और ये आपस में एक दोनों कंबाइन हो गए हैं, यानी जो आपके ओ ए आर्म की मोशन है वो काज करेगी मोशन ऑफ सिलेंडर। इफ द आर्म इज फोर्स टू रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन। अच्छा, वर्टिकल प्लेन का मतलब क्या, अब इसका वेट आपने लेना है, वेट वाला लेना है, वेट विल बी कंसीडर्ड नाउ। अच्छा जी, वर्टिकल प्लेन एट कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट का मतलब क्या हुआ, थीटा डबल डॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही मैंने ये पढ़ा कांस्टेंट रेट, तो मेरे फ़ौरन जहन में एक बात आई कि जैसे ही ये कांस्टेंट रेट है तो हम क्या करेंगे कि थीटा डबल डॉट जो है वो 0 होगा। डिटरमाइन द फोर्स दैट द आर्म एक्सर्ट ऑन द पेज एट द इंस्टेंट थीटा, जब 60 हो तब क्या होगी। अच्छा जी, इसमें अब क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये इसने बनाई हुई है एफ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाई। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद इसमें हम अप्लाई करते हैं फोर्सेस। अब जो ये है आर्म ओ ए, ये जो इस पे एग्जर्ट करेगा फोर्स वो एफ पी होगा, और वो होगी इस डायरेक्शन में, थीटा की डायरेक्शन में। अब थीटा यहाँ इस तरह है, इस वजह से इसमें ये थीटा की एक्सिस के अलॉन्ग जो है ना आएगी एफ पी, जो कि शो की गई है, ये इस तरह आएगी। वेट बिल्कुल वेट एक्ट करेगा और वो उधर करेगा। अच्छा, इसमें जो हमारा वो है क्या कहते हैं पाथ, अगर देखें पाथ इस तरह बनेगा, एट द मोमेंट पाथ यहाँ है, ठीक है, इस पाथ पे टेंजेंट जो है वो हम ड्रा कर सकते हैं। टेंजेंट इस पाथ पे बन रहा है आपका
ये वाला, उस पे नॉर्मल ये आ जाएगा एनसी। अच्छा, ये वाला हमने उस वक्त करना था जिस वक्त आपका बॉडी जो है वो टेबल पे नहीं रखी। टेबल रखी है तो आप इस सिंपल ये रिएक्शन एक आ जाएगा एन सी। ठीक है, तो हमारे पास ये वो आ गई, रिएक्शंस आ गए। अप्लाई कौन सी इक्वेशन करनी है? सिग्मा एफ आर इज टू एम ए आर आप कहाँ से निकालेंगे? अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, हम निकाल सकते हैं यहाँ। आर हमारे पास गिवन है, ये अगर 0.4 हो तो आर को हम कैसे लिख सकते हैं? इस डायग्राम में अगर ये 0.4 गिवन है तो आर हम लिख सकते हैं 0.4 इंटू, यानी साइन थीटा। अगर इस डायग्राम में अगर मैं साइन थीटा लिखूँ तो बेसिकली इक्वल आएगा 0.4 डिवाइड बाई आर, और आर मेरे पास इक्वल आ जाएगा इसके, इससे अगला स्टेप ये आ जाएगा। अब आर ये आ गया, आर डॉट निकाल लें, इसका डेरिवेटिव लेंगे, आर डॉट आ जाएगा। आर डबल डॉट निकाल लें, फिर डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा। डेरिवेटिव आप लेना जानते हैं, उस पर हम बहस नहीं कर रहे। थीटा डॉट मैंने पहले बताया था, जैसे ही वो कांस्टेंट है तो थीटा डबल डॉट 0 हो जाएगा। ये वैल्यूज आपको पता है। यहाँ से आप ए आर निकालेंगे, ए थीटा निकालेंगे, ए आर और ए थीटा निकालने के बाद वैल्यूज पुट कर देंगे आप उसमें फार्मूलाज में, तो आपके पास ये वैल्यूज जैसे ही आप इन इक्वेशन 1 2 में पुट करेंगे तो आपके पास एन सी की वैल्यू आ जाएगी और फिर एफ पी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और एफ पी की वैल्यू फिर ये आ रही है। तो आज मेरा पेन थोड़ा सा वो स्मूथ नहीं चल रहा था, शायद इस वजह से थोड़ा इशू हो। एनी हाउ आप ट्राई करें इसको। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, तो इसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।